देश की राजधानी दिल्ली अब अंडरवर्ल्ड का सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। कभी भी कहीं भी कारोबारियों की फोन की घंटी बजती है और उधर से आवाज आती है, जी हाँ, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ। जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप पैसे इस पते पर भेज दो। एक जमाने में ये काम दाऊद इब्राहिम के डी कंपनी में होता था, लेकिन अब उसके सारे धंधे पर लॉरेंस गैंग का कब्जा होते जा रहा है। वही लॉरेंस गैंग जिसे कोई हीरो तो कोई देशभक्त कहता है, और कई तो ये भी कहते हैं कि लॉरेंस वो हिंदू शेर है जो दाऊद जैसे गद्दार और खालिस्तानियों के लिए काल है। पर असल में वो जो है उसकी सजा वो जेल में काट रहा है। लेकिन सवाल ये है ना कि जैसे दाऊद के पीछे लॉरेंस है, वैसे लॉरेंस के पीछे कौन है? कौन है 8000 किलोमीटर दूर पुर्तगाल में बैठा हुआ जो लॉरेंस के नाम पर दिल्ली के बिल्डर और कारोबारियों से करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूल रहा है? क्या इसके पीछे जेल में बैठा लॉरेंस का ही कोई विदेशी मेंबर है, या फिर कोई और है जो पुर्तगाल से लॉरेंस के नाम का फायदा उठा रहा है? पुर्तगाल से मुझे एक और गैंगस्टर की याद आ रही है। नहीं, अबू सलेम पर मैं आऊँगा। अभी तो मैं उस गैंगस्टर की बात कर रहा हूँ जो शायद मुझसे भी उम्र में छोटा है, लेकिन पुर्तगाल में बैठा भारत में अपना गैंग ऑपरेट करता है और गोलियों के दम पर दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी चुनौती देता रहता है, और नाम है उसका हिमांशु भाऊ। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर हिमांशु भाऊ का गैंग दिल्ली गाजियाबाद के कारोबारियों को धमका रहा है, या फिर कहानी कुछ और ही है? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों की ही एक खासियत है, एक ट्रेडमार्क है, या फिर कहते हैं ना कि कांड करने का एक सिग्नेचर स्टाइल है कि वो कांड जो भी करे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, अपनी धाक छोड़ जाते हैं। जैसे लॉरेंस बिश्नोई अपने कांड के बाद फेसबुक पर आकर, उसका कोई भी मेंबर फेसबुक पर आकर उसकी जिम्मेदारी ले लेता है, वैसे ही बिश्नोई गैंग की तरह बराबरी करते हुए हिमांशु के गैंग वाले भी हर जगह कांड करने के बाद एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं जिसमें लिखा होता है भाऊ गैंग सिंस 2020। लेकिन आज गाजियाबाद के जिस कारोबारी की मैं बात कर रहा हूं, उन्हें करोड़ों रुपए के प्रोटेक्शन मनी के लिए कॉल तो आया और लॉरेंस का नाम भी लिया गया, पर इस रंगदारी वाले कांड के पीछे किसी का कोई निशान नहीं छूटा। ना तो किसी ने फेसबुक पर आकर जिम्मेदारी ली और ना ही किसी की चिट्ठी मिली। तो फिर वो कौन है जो लॉरेंस के नाम पर ये काम कर रहा है कि कांड कर रहा है? अब ये समझने के लिए चलिए एक बार मैं आपको उस पूरे घटने के बारे में भी बता देता हूँ। तो मीडिया में चल रहे पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 अगस्त से 22 सितंबर तक दिल्ली एनसीआर में 8 कारोबारियों को लॉरेंस सिंडिकेट ने कॉल किए और उनसे 2 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की प्रोटेक्शन मनी की भी डिमांड की गई थी, और अगर पैसे नहीं मिले तो फैमिली और बिजनेस को ख़त्म करने की धमकी वगैरह वगैरह, जो इन गुंडों का चलता ही रहता है, इनका यही प्रोसेस होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला बस अगस्त से लेकर सितंबर तक ही चला, अभी भी जारी है। कॉल्स आते रहते हैं, पैसे वाले अमीर लोगों को ये गैंगस्टर जो है वो धमकाते रहते हैं, प्रोटेक्शन के नाम पर एक्सटॉर्शन मनी डिमांड ये करते ही रहते हैं। इसी में से एक मामला गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके के दयानंद पार्क एक्सटेंशन 1 के रहने वाले सुधीर मलिक का है। उन्हें व्हाट्सएप पर एक धमकी भरा कॉल आया था जिसमें फ़ोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का मेंबर बताया और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की डिमांड की प्रोटेक्शन मनी के नाम पर, जो दाऊद के ज़माने से ही चला आ रहा है। प्रोटेक्शन मनी मतलब अगर तुमने मुझे पैसा दे दिया तो बाकी सब से तुम्हें मैं बचा के रखूँगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कहते हैं इस पर कारोबारी जिससे पैसों की डिमांड की गई, उसने कॉल करने वाले को अपनी हालत भी बताई कि उसका धंधा इतना भी बड़ा नहीं है कि उसे करोड़ों रुपए वो यूं ही दे दे। लेकिन धमकी देने वाले ने उसकी एक नहीं सुनी, और क्या कहा वो भी सुनिए। उसने कहा कि मिलकर चलेगा तो फायदे में रहेगा, और इतना कहते ही वो फ़ोन काट देता है। इस तरह की धमकी मिलने के बाद 2 ही रास्ते होते हैं। पहला, पैसे देकर मामला खत्म किया जाए, या फिर पुलिस में इनकी शिकायत की जाए। गाजियाबाद के इस कारोबारी ने क्या किया, पुलिस से मदद मांग ली और पुलिस वाले जांच में जुट गए कि आखिर कौन है इसके पीछे। वैसे तो कॉल करने वाले ने बता ही दिया था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है,
लेकिन जुर्म की दुनिया में जैसे जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे कई छोटे मोटे खिलाड़ी भी उसका नाम लेकर अपना फायदा निकाल लेते हैं। इसलिए जांच एक नई सिरे से जरूरी था कि कौन है इसके पीछे। फिर आगे पुलिस की जांच में पता चला कि जिस नंबर से इन कारोबारियों को धमकाया जा रहा है वो कोई इंडियन नंबर नहीं है, बल्कि पुर्तगाली नंबर है, जिसका कंट्री कोड +351 था। पुर्तगाल कनेक्शन का नाम सुनकर जराइम की दुनिया में ये बात बनने लगी कि कहीं इसके पीछे भाऊ गैंग तो नहीं है, क्योंकि खुद को लॉरेंस का दुश्मन बताता है वो, और वो पुर्तगाल से ही बैठकर पूरा गैंग चलाता है अपना। भाऊ लॉरेंस के इलाके में कहीं घुस तो नहीं रहा है, कहीं उसके इलाके में घुसकर उसके धंधा पे तो कब्जा नहीं कर रहा है, ऐसी बातें चलने लगी। वैसे आपको यहाँ एक और जानकारी मैं दे दूँ कि भारतीय जराइम की जो दुनिया है वहाँ पर पुर्तगाल कोई नई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आज ही पुर्तगाल की बात हो रही है, बल्कि दाऊद के ज़माने से ही देश में इस नाम का चर्चा है। इस देश के बारे में एक तरफ जहाँ दाऊद दुबई और कराची में छिपा बैठा था, पाकिस्तान के कराची में, और छोटा राजन कीनिया और बैंकॉक में रहा, वैसे ही अबू सलेम बॉलीवुड की हसीना मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल में छिपा था और वहीं से उसे अरेस्ट भी किया गया था, फिर भारत लाया गया था। आज की तारीख की बात करें तो भाऊ गैंग वहाँ पे आज की कहानी में भी मैं कई बार बता चुका हूँ। वहीं से बैठकर वो दिल्ली के द्वारका जैसे इलाकों में अपना कांड करवाता है, शूट आउट को अंजाम दिलवाता है, दर्जनों राउंड फायरिंग करवाता है। वैसे इन कारोबारियों को कॉल करने के मामले में जिसका नाम सामने आता है वो नाम है रोहित गोदारा। शुरुआती जांच में इसका ही नाम सामने निकल कर आ रहा है। और ये रोहित गोदारा कौन है उसकी डिटेल स्टोरी तो मैं आपको सुना ही चुका हूँ चैनल पर अपने पुरानी कहानियों में, कि वो लॉरेंस गैंग का वो किलिंग मशीन है जो हर कत्ल के बाद सामने आता है। लेकिन इस बार सवाल ये है ना कि इन कॉल से जुड़े मामले के बाद भी वो सामने क्यों नहीं आया, ये कहते हुए कि ये उसका कांड है। और इसके बारे में तो ये खबर चल रही थी कि ये यूएसए में है कहीं छिपा हुआ, फिर पुर्तगाल के नंबर से कॉल कैसे। तो देखिए, इस बात की पुख्ता जानकारी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगी। जब इन सभी चीज़ों के बारे में और डिटेल तहकीकात होगी तो चल भी रहा है इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो अंदर की खबर क्राइम की गलियों में घूम रही है उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि रोहित गोदारा का ठिकाना पहले पुर्तगाल में ही था, जहाँ से वो डंकी मार के अमेरिका में जा छुपा। डंकी मतलब गलत तरीके से वो यूएस में घुसा था। वहीं से देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में अपने जुर्म का आतंक फैला रहा है। हाल ही में पैसों के लेन देन के चक्कर में ही उसने साउथ दिल्ली में जीके में एक जिम मालिक को भी मरवाया था और अब कारोबारियों को भी धमका रहा है। उसी का नाम सामने आ रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये गैंगस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी पुलिस को गुमराह करते हैं। होते कहीं भी है किसी और देश में, लेकिन वीपीएन के जरिए अपना लोकेशन किसी और जगह की दिखाते हैं, कंट्री कोड भी कुछ और दिखा देते हैं जो वो चुन लेते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। कुछ ऐसे ही हथकंडे को इस्तेमाल करके ये तमाम गैंग वाले इंटरनेशनल लेवल पर गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। कोई यूएसए बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई पुर्तगाल बैठा है, और कांड कहाँ करवा रहा है? भारत में, देश की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली से सटे इलाकों में। और ये तो कुछ भी नहीं है, इन लोगों ने हाजी मस्तान और करीम लाला की तरह कहते हैं कि अपना इलाका भी बांट लिया है देश की राजधानी दिल्ली में। सभी गैंग वालों का अपना इलाका है जहां के कारोबारियों पर सिर्फ उनका ही हक है। हक कैसा? उन्हें धमकाने का, उनसे एक्सटॉर्शन मनी लेने का, उनसे प्रोटेक्शन मनी लेने का। और यही वसूली का खेल इनका कुछ ऐसा ही चल रहा है अपने अपने इलाकों में। लेकिन किस डॉन और गैंगस्टर का कौन सा इलाका है वो अगर आप मेरी कहानियों को ध्यान से सुनते होंगे चैनल पे तो समझ आ ही गया होगा कि कौन कहाँ पे ऑपरेट करता है। माँ की आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें। माँ की मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।